हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसे आपको पता है हमने 10th क्लास की NCERT स्टार्ट की हुई है। लाइन टू लाइन हम NCERT को पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने इससे पहले 7 क्लास ले ली है। उसमें हमने न्यूट्रिशन वगैरह देख लिया था, ठीक है, अपना जो डाइजेशन सिस्टम था वो देख लिया था, रेस्पायरेशन देख लिया था। तो हमने ये तमाम चीज़ें देख ली थी। 7 क्लास मैं आपकी ले चुका हूँ इससे पहले। ये आपकी 8वीं क्लास है और उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट क्लास होगी आपकी लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम नामक चैप्टर की। तो इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो बात की बात है। पहले हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना एक्सक्रेशन या उत्सर्जन से, ठीक है। तो अब हम आज देखने वाले हैं अपना एक नया सिस्टम, दूसरा सिस्टम जिसका नाम है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन देखिए आप भली भांति परिचित होंगे। सबसे पहले मैं आपको इजेशन और एक्सक्रेशन के बारे में, दोनों के बारे में अंतर बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि इजेशन जिसे आप बहिक्षेपण बोलते हैं और एक्सक्रेशन जिसे आप क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो बहिक्षेपण होता है यानी कि इजेशन होता है, उसमें जो शरीर के अंदर अनएब्जॉर्ब फूड है, जो अवशोषित नहीं हुआ और अनडाइजेस्टेड फूड है, जिस फूड का पाचन नहीं हुआ, उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। और एक्सक्रीशन में जो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा आप पढ़ चुके प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तथा श्वसन में जनित वज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं, यानी कि जो वेस्ट गैस हैं वो कैसे निकालते हैं। वेस्ट गैस अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकालना आवश्यक है। क्या हुआ, शरीर के अंदर हमेशा उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, तो उनमें जो नाइट्रोजन से युक्त पदार्थ बने हैं और वो भी पदार्थ वेस्ट पदार्थ, उनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अब आप पूछेंगे कि नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल और अमोनिया। अगर आप इनको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आपने सुना होगा जैसे जैसे एज ज़्यादा हो जाती है तो आपने देखा होगा कि जोड़ों के पैर, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द रहने लगता है, जॉइंट पेन रहने लगता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो यूरिक एसिड है वो बढ़ने लगता है। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको निकालना आवश्यक होता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें, ये देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। तो मैं आपको ऊपर बता चुका, जिसमें आप इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को, उसको आप बोलते हैं उत्सर्जन या फिर एक्सक्रेशन। अब आप कहेंगे इजेशन क्या होता है, बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण मैं आपको बता चुका, उसमें अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है। बहुत से एक कोशिकीय जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सेल पाई जाती है, उनमें सारा का सारा काम एक ही सेल से होगा, खाएंगे पिएंगे सब कुछ एक ही सेल से करेंगे। इन अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, जो उनका वेस्ट बना है उसको शरीर की सतह से पानी के अंदर डिफ्यूज़ कर देंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं, जैसे हमने अमीबा में पढ़ा है। इसके बाद देखती है मानव में उत्सर्जन। हम मानव के अंदर उत्सर्जन पढ़ेंगे कैसा कैसा होता है। देखिए हमारे अंदर उत्सर्जन के लिए एक जोड़ा वृक्क, वृक्क का मतलब क्या बोलते हैं इसको, किडनी। तो हमारे अंदर कितनी किडनी पाई जाती है, 2। कितनी किडनी पाई जाती है, 2। एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। देखिए यहाँ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये आपकी 2 किडनी है, बीन जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ये स्ट्रक्चर किसकी है, किडनी की। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिए एक ये और एक ये दोनों आपकी 2 किडनी हैं। तो यहाँ लिखा है बायां वृक्क, ये आपका बायां वृक्क है, और इधर वाला कौन सा है, दायां। दायां वृक्क जो होगा हमेशा नीचे होता है, क्योंकि इसके ऊपर पाया जाता है आपका, क्या पाया जाता है, यहाँ पर आपका आता है लीवर। क्या होता है, लीवर। इसलिए आप देखोगे जो दायां वृक्क आएगा आपका, दाईं यानी कि राइट जो किडनी आएगी वो थोड़ा नीचे होगी और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होगी। अब इसके अंदर ब्लड को, सबसे पहले किडनी करती क्या है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो फिल्टर करने के लिए इसमें 2 वीन्स होंगी, एक आप देख रहे हैं रेड वाली और एक देख रहे हैं आप ब्लू वाली।
ठीक है, एक में शुद्ध ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा, और एक में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अब आप देखेंगे इसके नीचे क्या होगा कि यहाँ पर दो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, इनको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी, यानी कि यूरेटर। क्या बोलते हैं इनको? यूरेटर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टोर रूम होगा जिसमें आपका जो यूरिन है वो स्टोर रहेगा, उसको बोलते हैं मूत्राशय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर ये वही पार्ट होता है कि यहाँ से यूरिन बनता है, यहाँ से टपकता टपकता आपके इसमें भर जाएगा, और जैसे ही आप क्लास में बोलोगे सर मे आई गो टू वॉशरूम, तो क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका भर जाएगा। इसके बाद आपको शरीर से उसे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होगा, जो पार्ट होगा, उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो इस तरह से हमारे 4 पार्ट पाए गए। क्या? सबसे पहले जो किडनी होगी वो किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके यूरेटर से इस तरह से टपकता हुआ बाहर आएगा और इकट्ठा हो जाएगा, एक बॉक्स में एक इकट्ठा हो जाएगा। इस बॉक्स को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद जब ये भर जाती है तो यूरेथ्रा से बाहर कर दिया जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर ये जो यूरेथ्रा है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये नहीं सही से काम कर पाता, इसलिए वो कभी भी कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं। आप बताते हैं कि सर मे आई गो टू वॉशरूम, कब? जब ये पूरा का पूरा फुल हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें केवल जहाँ देखेंगे वहीं पर वो क्या कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, तो यूरिन वहाँ निकाल देते हैं। तो अब आपने ये प्रोसेस जान लिया कि कैसे कैसे। सबसे पहले किडनी के बाद आएगा यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से शरीर से बाहर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वृक्क उदर में जो आपका पेट के नीचे का भाग होता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है आपकी, उसके दोनों ओर स्थित होंगे। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनियों में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यह जहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले किडनी से जो ये ट्यूब है इसमें को आएगा, इसको बोलते हैं हम यूरेटर। यूरेटर से भरता रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा से शरीर से बाहर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, हमारा जो यूरिन है किस प्रकार बनता है, ये हमें देखना है कैसे कैसे तैयार होता है। तो अगर कोई सबसे पहले आपसे पूछे कि किडनी का क्या काम होता है, तो किडनी क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, उसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट आए हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर कौन करता है, उसको फिल्टर कौन करता है, आपका किडनी। तो मूत्र यानी कि यूरिन किस प्रकार तैयार होता है ये हम देखेंगे। मूत्र बनने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, रुधिर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको छानकर बाहर करना है। अब आप कहेंगे कि क्यों छानकर बाहर करना है? अगर वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर रहेंगे, आपने देखा होगा जैसे किचन वगैरह में आप कोई वेस्ट प्रोडक्ट लंबे समय के लिए रख देंगे तो वहाँ पर बदबू आने लगेगी। तो इसी तरह से आपके शरीर के अंदर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बहुत दिन तक रखा रहा तो आपकी मौत भी हो सकती है उस वेस्ट प्रोडक्ट के इकट्ठा होने से। तो उसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। फुफ्फुस में CO2 जो आपकी पल्मोनरी है, फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। आपने पढ़ा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो पल्मोनरी है उसमें CO2 रुधिर से अलग हो गई, जबकि CO2 तो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड अलग, लेकिन नाइट्रोजन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अभी नहीं हुए। जबकि नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, ये मैं ऊपर बता चुका, 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? देखिए मैंने लिखवाया था यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। तो क्या होगा, जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो पल्मोनरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है, और जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ पर बाहर होते हैं, वो जाकर होते हैं किडनी में। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। मतलब आधारी
आधारी निस्यंदन एकक, इसका मतलब क्या होता है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। बेसिक फिल्ट्रेशन, आप देख रहे होंगे कितनी प्योर हिंदी यूज करता है एनसीईआरटी। यहाँ पर फिल्ट्रेशन को लिखा है निस्यंदन। तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जो वृक्क है उसके वृक्क में जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो एक फुफ्फुस की तरह ही व्यवहार करती है, जिसमें भी बहुत सारी पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। अभी हम देखेंगे बोमेन कैप्सूल पाया जाएगा इस तरह से, उसके अंदर बहुत सारी गुच्छेदार इस तरह से रुधिर वाहिनियाँ होंगी। अभी हम पढ़ेंगे डायग्राम में। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, एक नलिका के कप के सिरे के आकार का होता है, उसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है, पर जो क्या होगा अभी इस डायग्राम में हम देखेंगे, इसमें मैं आपको समझाऊंगा। छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में एक ऐसे अनेक निस्पंदन एकक होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में अनेक फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो आपके पास नेफ्रॉन आएगा, नेफ्रॉन वो आपकी क्या होगा कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होगी किडनी की, यानी कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई कौन होगा आपके पास? नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर कई लाखों करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि एक किडनी में, एक वृक्क में लाखों नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में आपको लाखों नेफ्रॉन मिलेंगे। अब क्या होगा कि ये ब्लड के फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। किस तरह से करते हैं अभी देखेंगे। ये रक्त के या रुधिर के फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन, हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए किस में मदद करेंगे? ब्लड के फिल्ट्रेशन में। अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? पार्ट्स कैसे डायग्राम बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। तो जो नेफ्रॉन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? एक का नाम होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल हिंदी में नाम आएगा, अभी बता दूंगा, ठीक है। दूसरे का होता है ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। और तीसरे का होता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। जो आपके पास बोमेन कैप्सूल होता है, इसकी कप जैसी स्ट्रक्चर होती है, कप के जैसा शेप होती है, कप शेप्ड। और जो आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है वो एक डक्ट यानी कि एक नलिका के टाइप में होता है, ट्यूब की टाइप में, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ट्यूब की होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले डायग्राम इसका सीखने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है एक बोमेन कैप्सूल। क्या बनाना है? सबसे पहला वाला पार्ट होगा इसका बोमेन कैप्सूल। किस तरह सा दिखेगा बोमेन कैप्सूल? देखिए, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इसका बोमेन कैप्सूल। ये संरचना है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। इस तरह से आप देखेंगे, इसको नाम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल ये पार्ट है किसका? आपका नेफ्रॉन का। अब इसके बाद इससे जो जुड़ा होगा वो जुड़ा होगा आपका क्या? ट्यूब्यूल। दूसरा पार्ट क्या है आपका? ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल एक इस तरह से संरचना होगी, इस तरह से जुड़ी होगी। ये आप देखोगे
ये एक ट्यूब्यूल होगी, और ट्यूब्यूल के बाद जो तीसरा पार्ट बनेगा वो बनेगा कलेक्टिंग डक्ट। तो एक आपके पास आने वाला है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह से आप देखेंगे ये पाया जाएगा आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। और इसका क्या नाम था, इसका नाम था ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर आप देखेंगे, किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है उसका एक गुच्छा टाइप के होगा, इस तरह से उसके अंदर एक गुच्छा होगा ब्लड वेसल्स का। ये अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड आएगा, इस तरह से ब्लड आएगा, ये जो ब्लड वेसल्स की जो बोमेन कैप्सूल है नेफ्रॉन का, वो ब्लड को फिल्टर करेगा और फिल्टर करके बाहर की तरफ भेज देगा, फिल्टर करेगा और बाहर की तरफ भेज देगा। ऐसे ना जाने कितने लाखों आपके पास नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी के अंदर। तो क्या होगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, बहुत सारी गुच्छा होगा, उस गुच्छे में क्या होगा, ब्लड आएगा, यहाँ से एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद ब्लड प्योर होगा और बाहर निकल जाएगा। अब ये जो ब्लड बाहर निकला है इसका क्या होगा तो इससे क्या होगा, इस संरचना को भी पूछ लिया जाता है, क्या बोलते हैं, तो इस संरचना को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर, इसकी पूरी क्रियाविधि समझा देता हूँ क्या होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लड आया, आने के बाद यहाँ से फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ इकट्ठा हो गया, तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बन गया। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बना, ये शरीर से यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा उससे पहले आप देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ऐसे नली होती है, इस तरह से फैली होती है, इसके ऊपर जाल सा बना होता है ऐसे, इस तरह से आप देखोगे एक नली टाइप में होती है जो जाल बनाती है, किसके ऊपर, आपके ट्यूब्यूल के ऊपर। तो क्या हुआ कि यहाँ से ब्लड आया, उसने वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या काम करता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो आपके शरीर से यहाँ बोमेन कैप्सूल जो है उससे चलेगा किसकी तरफ, ट्यूब्यूल की तरफ, इस तरह से चलेगा ट्यूब्यूल की तरफ। जैसे ट्यूब्यूल की तरफ जाएगा तो इस ट्यूब्यूल में इस प्रोडक्ट में कुछ आपके एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये चीज़ें भी पाई जाती है। तो अब क्या होगा, इसका शरीर के एब्जॉर्ब, इसका यहाँ से एब्जॉर्ब करना आवश्यक होता है, तो इन नलिकाओं के द्वारा इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो किस में होता है, किडनी में। और किडनी के भी कहाँ पर होगा, ब्लड वेसल्स में। आप देख रहे हैं किस तरह से होगा, ट्यूब्यूल में। तो इसमें जो फूड यहाँ पर क्या होगा, दोबारा समझ लीजिए, यहाँ से ब्लड आया, उसने वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। अब वेस्ट प्रोडक्ट आगे चलेगा, इस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी रह जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, कुछ नमक और कुछ पानी। तो क्या काम करता है कि उसका शरीर में हमें लेना आवश्यक होता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे काम की है। एमिनो अम्ल हमारे काम का है, ग्लूकोज हमारे काम का है। तो फिर क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल होगी ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, रीएब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जो वेस्ट है वो वेस्ट क्या करेगी, ये दोबारा इस ट्यूब्यूल को दे देगी यहाँ पर। फिर जब लेगी तो कुछ देगी भी, और क्या देगी, ये देगी वेस्ट। अब वेस्ट चला आगे, इस तरह से वेस्ट जा रहा है। आप देखोगे यहाँ से वो पहुँच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के पास। कहाँ पहुँच गया, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसने क्या लिया, इस वेस्ट को लिया कलेक्टिंग डक्ट ने। फिर कलेक्टिंग डक्ट इसको यूरेटर में भेज देगी, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका वर्क करता है। अभी मैं आगे आपको समझा दूंगा। और
ठीक है, चलिए देखते हैं फिर और आगे। देखिए, प्रारंभिक फिल्ट्रेशन में कुछ पदार्थ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है, यानी कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या हो जाता है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध, ये कोई इंपॉर्टेंट है कि जो जल की मात्रा है रीअब्जॉर्ब होगी, वो किस पर निर्भर करेगी? तो जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा जितना विलेय वज्य उत्सर्जित करता है पर निर्भर करती है। कि जल की मात्रा कितनी रीअब्जॉर्ब होगी वो किस पर निर्भर करती है? आपके शरीर में पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा है, और दूसरा कितना विलेय वज्य उत्सर्जित करना है, मतलब कितना वेस्ट प्रोडक्ट उसको उत्सर्जित करना है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। ये मैं बता चुका, मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। यानी कि ऊपर से क्या होगा कि यहाँ से प्रेशर लगेगा, यहाँ से प्रेशर लगेगा, कब तक? ये इसमें से भरता रहेगा आपका यूरिन। अब कब तक इसमें आप कब तक वॉशरूम नहीं जाएंगे? जब तक इस पर ये भर जाएगा और इससे प्रेशर लगेगा। जैसे ही इस पर प्रेशर लगेगा तुरंत आप कहेंगे सर मे आई गो टू वॉशरूम, तब ये आप यूज करते हैं। इसका मतलब आपको प्रेशर लगा है, अब यूरिन को बाहर निकालना है। पर मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। जो मूत्राशय है वो कैसा होता है? मस्कुलर होता है, अतः यह तंत्रिका के नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये डायग्राम आपको बनाना है। जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, कहाँ है? वो ये रहा। आप देखोगे ये डायग्राम मिलता जुलता है किससे? ये इससे, ये डायग्राम देखिए। इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले आपको एक यहाँ पर कप जैसी संरचना दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये कप जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको बोलते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। उसमें ऊपर वाली रुधिर धमनी की शाखा और ये वृक्क। ऊपर वाली क्या होती है? धमनी, और नीचे वाली क्या होती है? वृक्क। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? ट्यूब्यूल। ये जो पीला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पीले वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? ट्यूब्यूल। और ट्यूब्यूल से आपको दिखाई दे रही होगी एक कंडक्टिंग डक्ट, यानी कि संग्राहक वाहिनी। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग डक्ट। कंडक्टिंग डक्ट। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको बनाया था वो भी बना सकते हैं। और ये क्या है? आपकी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल है और ये कंडक्टिंग डक्ट है। ये भी हमने देख लिया और ये भी हमने देख लिया और ये भी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लड आया है, यहाँ से ब्लड आया, इसने क्या किया? जो गुच्छे हैं ब्लड वेसल्स के, इसने ब्लड को प्योर किया। प्योर करने के बाद ब्लड इस तरह से निकल गया। अब यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है आपका, ये जो ब्लड आया, इस ब्लड में बहुत सारे आप देखोगे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज जैसे कुछ पोषक तत्व रह जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनर्अवशोषण होता है उन पदार्थों का। पानी कितना रीएब्जॉर्ब होगा, ये किस पर निर्भर करता था? अभी हमने देख लिया। तो यहाँ पर दोबारा अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो चलता चला जाता है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट, ये कंडक्टिंग जो डक्ट है, संग्राहक वाहिनी, इससे जाएगा आपके किस में? यूरेटर में। यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, और शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कृत्रिम वृक्क। आर्टिफिशियल किडनी, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डायलिसिस। ब्लड का होता है इसलिए हीमो भी बोल सकते हैं, हीमोडायलिसिस। ठीक है, देखिए क्या होता है हीमोडायलिसिस में, जब किसी भी व्यक्ति के जो किडनी है वो वर्क नहीं कर रही होती,
अब किडनी वर्क नहीं करेगी तो क्या करना है, ब्लड को प्योर कराना होता है। अब ब्लड का प्योर कराने के लिए उसे नियमित अंतर पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उसमें डॉक्टर एक मशीन होगी, उस मशीन में से उसके सारे ब्लड को गुजारता है, इस तरह से ब्लड जाएगा प्योर। यहाँ से ब्लड क्या होगा, प्योर होगा। प्योर होने के बाद प्योर होने के बाद शरीर में दूसरी वीन्स से चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि जो अपोहन है, डायलिसिस है, उसके लिए ताज़ा विलियन यहाँ बना और अपोहन के बाद का जो विलियन है, यूरिया बना, वो इसमें इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब इसमें आर्टिफिशियल में और नेचुरल यानी कि कृत्रिम और प्राकृतिक डायलिसिस में क्या अंतर होता है कि वहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ इस वाले पार्ट में यहाँ पर कोई भी जो आपके पास प्रोडक्ट मिले थे, ग्लूकोज या ये यूरिक एसिड जो भी आपको मिला था, वो उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पुनर्अवशोषण, दोबारा उसका अवशोषण नहीं होता। हमारे पास कोई टेक्निक नहीं होती कि हम उसका अवशोषण कर ले और उसके शरीर में दे दें। तो यहाँ पर और वहाँ पर एक अंतर होता है, यहाँ पर पुनर्अवशोषण नहीं होगा, और नहीं होगा तो जो यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसके अंदर जो मिनरल्स बच गए हैं वो भी क्या कर दिए जाएंगे, वेस्ट में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डायलिसिस वर्क करती है। उसके बाद देखिए, बस यही बताया गया है इसमें, बाकी पढ़ लेना। उसके बाद देखते हैं क्या है पादपों में उत्सर्जन। तो देखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं। तो पेड़ पौधे में आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उसका उत्सर्जन शरीर के अंदर वाटर वेपर्स बनती है, उसका उत्सर्जन करना शरीर से यानी कि पेड़ पौधों के अंदर से आवश्यक होता है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण में देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण हुआ उसमें जो ऑक्सीजन बना अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। मतलब अगर पेड़ पौधों के अंदर जल ज़्यादा बन गया है तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियों से क्या स्टोमेटा के थ्रू पानी को वाष्प बनकर उड़ा देंगे। इस तरह से उनके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उससे छुटकारा। हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन। अब उत्सर्जन किसी भी चीज़ का हो सकता है जो शरीर के अंदर वेस्ट हैं। ये नहीं कि पानी वेस्ट नहीं होता सर, इसका क्यों उत्सर्जन कराने? अरे जब ज़्यादा पानी हो जाएगा पेड़ पौधे के अंदर, उसको भी तो शरीर से बाहर निकालना है। आपके अंदर ज़्यादा पानी हो जाएगा, पसीने के थ्रू, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। पादपों में बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। आप जो देखोगे पादप में मैक्सिमम टिश्यू डेड सेल के होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा पत्ती वगैरह डीके हो जाती है। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्ति में संचित करते हैं। बहुत से जो पेड़ पौधे होते हैं जो उनके पास वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो सेल के वैक्यूल में कर लेते हैं। पौधों में गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहता है। जो पौधों से जो पत्ती गिरती हैं उसमें भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे आपने सुना होगा कि रेजिन, जिसके आप बोलते हैं गोंद के लड्डू, उत्पाद रेजिन। और आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में गोंद वगैरह उत्सर्जित होता रहता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उसके अंदर गम वगैरह जो निकलती रहती है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये जो पेड़ पौधे हैं इसके अंदर गम वगैरह उत्सर्जित हो रही है। ये गम भी, रेजिन भी आपका पेड़ पौधों के वेस्ट प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये उत्सर्जित करते रहते हैं अपने तने से, पत्तियों से, इस तरह से। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। जो ओल्ड जाइलम है उसमें स्टोर रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी में भी क्या कर देते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह से आपने ये अंगदान वगैरह दे रखा है। ठीक है, कि अगर किसी की गुर्दे, यकृत या फेफड़े कुछ खराब है तो उसको आप दान कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना का कार्यविधि का वर्णन कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि नेफ्रॉन की संरचना किस तरह से होती है। ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, जो बनाकर दिखाया था।
देखिए ये डायग्राम था, इस तरह से नेफ्रॉन की संरचना मैंने आपको दिखा दी है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कह रहा है उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिखा दिया कि पादपों में कुछ पत्तियों से करते हैं, तनों से करते हैं, अलग अलग कुछ जड़ से भी करते हैं। मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, किस प्रकार से नियंत्रित करती है मूत्र मात्रा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर हमने देख लिया किस तरह से निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से, अगर जिसको पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसकी पूरी एक मैराथन आ जाएगी, स्टार्टिंग से आप मैराथन को देखना, ठीक है, तब आपके समझ में और अच्छे से आएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।